ओके, हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो आपका पूरा पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड उसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है आपका, इसको मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। इसको हम देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ अभी आपके साथ में, वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। अब इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, टॉपिक्स मेनली हम देख लेते हैं कि इसमें हम किस किस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये हमारे टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नाम है। और इसमें हम बात करेंगे कि आखिर भाई एक राष्ट्र क्या होता है, क्या होती है एक राष्ट्र की परिभाषा। सेकेंड हम देखेंगे कि जो फ्रांस था, एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है फ्रांस, वहां पे राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहे कि वहां पर फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति पहले होती है, उसके बाद यूरोप में या फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय होता है, हम वो देखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है वो बात करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, आखिर क्या प्रभाव डाला फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस पर। और उसके बाद जल्दी से हम देखेंगे कि पूरे यूरोप पर फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर, पूरा एक जो अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में हम ये बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल वे में, एक कहानी के रूप में हम बात करेंगे। और लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे एमसीक्यूज, उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहे और जल्दी से देखते हैं। हम जल्दी से सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और इसी में ही हम और देखेंगे कि आखिर उदारवाद की क्या प्रमुख विशेषताएं थी और वियना कांग्रेस में यूरोप में क्या परिवर्तन हुए, क्या वियना कांग्रेस थी, कैसे यूरोप में परिवर्तन लेकर के आई, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और सबसे पहले हमारे पास में आता है एक छोटा सा बैकग्राउंड कि किस तरीके से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो पूरे यूरोप में किसका शासन था, राजाओं का शासन था। और जिसकी वजह से वहां की शासन प्रणाली कैसी थी, राजतंत्री थी। अंडरलाइन करेंगे, एक वर्ड हमें यहाँ पर मिला है, एक शब्द मिला है राजतंत्र। राजतंत्र शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें तंत्र, शासन कौन चलाता है, राजा चलाता है, पूरी तरीके से राजा के अधिकार में होता है सारा का सारा शासन। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी प्रणाली को हम कहते हैं राजतंत्र। तो वहां पे क्या था, 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में राजाओं का शासन था, मतलब वहां पे क्या था, राजतंत्र था। और समाज में जो कुलीन वर्ग था उनका बहुत बोलबाला था, बहुत ज्यादा बोलबाला था। जैसे पादरी वर्ग हो गया, उनका बोलबाला था। उसकी वजह से जो मध्यम वर्ग था या जो निचला वर्ग था, उनके अंदर एक असंतुष्टि की भावना थी। और वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पर ऐसा शासन आए जो किसका हो, जो जनता का शासन हो। ऐसा शासन चाहते थे, जनतंत्र लाना चाहते थे, राजा के शासन को खत्म करना चाहते थे। और यहीं से राष्ट्रवाद की उदय होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि साधारण जनता की दशा ठीक नहीं थी, जो मिडिल क्लास थी, जो मध्यम वर्ग था, जो निचला वर्ग था, बढ़िया नहीं था। यूरोप के विभिन्न देशों के शासक कुलीन वर्ग के लोग जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार वगैरह बहुत करते थे। आजादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। तो यूरोप के देशों में जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह के लिए किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी। सपोर्ट के लिए यहाँ पे कौन आते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग। बहुत इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि हमें राजतंत्र का विद्रोह करना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। और वहीं से निकल करके आता है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों की जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। अपनी आजादी के लिए बहुत तरीके की कल्पनाएं करने लगे, योजनाएं बनाने लगे कि हमें आजाद होना चाहिए, हमें इस राजतंत्र से अपने आप को फ्री करना है, हमें आजाद होना है, जिससे कि हमें हमारे अधिकार मिल सके। अधिकारों की मांग होने लगी। और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने इन सारे लोगों का नेतृत्व किया, संगठन बनाए। जैसे हमारे यहाँ पर भी जो आपकी आजादी मिली, उसमें संगठन बनाए, छोटे छोटे संगठन बना करके आजादी की मांग की गई। तो ये सब यहाँ पर किया गया। नाउ जनता ने क्रांतिकारी नेताओं के नेतृत्व में इन लोगों के प्रति क्या की, मांगे उठानी शुरू कर दी, इनका विद्रोह किया, आंदोलन किए। तो यूरोप में बहुत सारी क्रांति हुई।
और इन्हीं क्रांतियों में से एक क्रांति है फ्रांसीसी की क्रांति। सबसे पहले ये फ्रांस में हुई, राजतंत्र का वहां पर अंत हुआ और अंत होने के बाद में इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में हुआ और यूरोप में इसके प्रभाव की वजह से यूरोप के कई अन्य देशों में और क्रांति हुई। ठीक है, तो कारण अगर हम सबसे पहले देखें कि भाई 18वीं शताब्दी की बात करें तो कैसा था हमारा यूरोप 18वीं शताब्दी में, तो बहुत आप कह सकते हैं जो कुलीन वर्ग था उनका पूरा आधिपत्य था, वही शासन चला रहे थे। जो मध्यम वर्ग था, जो निचला वर्ग था, वो बहुत दबा कुचला था, बहुत परेशान था, उनके अधिकार नहीं थे, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब यूरोप की जो जनता थी विद्रोह करेगी, आंदोलन करेगी, क्रांति करेगी। अब ये क्रांति किस बात पर आधारित थी, तो ये क्रांति एक बात पर आधारित थी जिसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र का मतलब है कोई ऐसा, आप कह सकते हैं राष्ट्र का मतलब है कि कोई ऐसा जगह, कोई ऐसी प्लेस या कुछ ऐसा शासन जिसमें सबको समान अधिकार हो, आर्थिक हो, मौलिक हो, सारे अधिकार सबके पास में समान हो। तो सारे यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा का विकास हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद अनेक रूपों में हमारे सामने आता है और यहाँ पर राष्ट्रवाद की जीत हुई। राष्ट्रवाद यानी कि ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि हमें ऐसी जगह रहना चाहिए, ऐसे शासन के साथ में रहना चाहिए जहाँ पे हमारे अधिकार हो, जहाँ पे हमें स्वतंत्रता हो, जहाँ पे हमें अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त हो। तो ऐसी बातों का, यहाँ पे ऐसी विचारधारा का उदय होने लगा और अंत में इसी विचारधारा की जीत हुई और उसके बाद में देश स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, राजतंत्र वहां पे धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू के 4 चित्रों की श्रृंखला, तो आपकी किताब में दी हुई है कि राष्ट्र को लेकर के उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी दी, अपनी एक विचारधारा दी। किसने? फ्रेडरिक सारियू ने। इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से ये बताया कि जो कुलीन वर्ग है वो हम पर अत्याचार कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्र को फ्री कराने के लिए, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। तो इन्होंने क्या बताया कि कुलीन वर्ग अत्याचारी राजाओं और साम्राज्यवादी देशों से छुटकारा पाने के लिए वहां के लोगों को राष्ट्र की इच्छा उनमें उत्पन्न करने का इन्होंने संकल्प लिया और इसके लिए इन्होंने अपने चित्रों का इस्तेमाल किया। अब इन्होंने अपने चित्रों में बताया कि किस तरीके से काल्पनिक चित्र बनाए फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने। 1848 में उनका ये जो चित्र आप देख रहे हैं, अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपको बहुत एक तो लेडी के रूप में राष्ट्र दिखाई देगा या राष्ट्रमाता दिखाई देंगी। देन यहाँ पर ये जनता है पूरी जो बहुत परेशान है, बहुत आपकी दिक्कत में है कुलीन वर्ग के शासन की वजह से। ठीक, तो 4 चित्रों की इनकी ये जो श्रृंखला थी उसमें उन्होंने क्या किया है, कल्पना की है कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन चित्रों में जनतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, उदारवाद और राष्ट्रों के मध्य भाईचारे की भावना को दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र वो होता है जिसमें भाईचारे की भावना होती है। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने ये दिखाना चाहा है। ठीक है, अब उनका जो पहला चित्र है ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। इनके पहले चित्र में इन्होंने कहा यूरोप और अमेरिका के लोग अलग अलग राष्ट्र के समूह में बटे हुए हैं। एक यूरोप है और एक अमेरिका है, दोनों के लोग अलग अलग बटे हुए हैं। उनकी पहचान, उनकी वेशभूषा, उनके प्रतीक, कपड़ों को देखकर हो सकती है हम कैसे पता लगाएं कि कौन यूरोप का है, कौन अमेरिका का है, इस तरीके से। देन इन देशों को जिस चित्र में दिखाया गया है वो है, जैसे अमेरिका दिखाया है उन्होंने, स्विट्जरलैंड दिखाया है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब लगभग अमेरिका को छोड़ करके सारे के सारे देश यूरोप के हैं। इन देशों के लोग लंबी कतार में चित्र में दिखाए गए हैं और ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था जैसे अभी, ये क्या कर रहे हैं, लंबी कतार में है, बहुत परेशान है। और ये भारत माता, जैसी हमारी भारत माता है ऐसी इनकी राष्ट्र माता है और उनकी क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि हे माता हमें क्या करिए, यहाँ से कुलीन वर्ग का शासन हटाइए, इनका जो हमारे अधिकारों का हनन ये लोग जो कर रहे हैं इसको हटाइए और हमें स्वतंत्र करवाइए। स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हैं और फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में ही चित्रित करते थे। तो ये कई बार पूछा जाता है कि फ्रांस के जो कलाकार थे फ्रांसीसी क्रांति के समय कैसे उन्होंने स्वतंत्रता को दिखाया, तो उन्होंने दिखाया महिला के रूप में। हमारे यहाँ पर भी भारत माता जो है वो क्या है, एक लेडी है। ठीक है, स्वतंत्रता की एक प्रतिमा के एक हाथ में
यहाँ पे भी पूछा जाता है कि उस प्रतिमा में क्या है, ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र है, कि ज्ञान का उदय होना चाहिए, सबको ज्ञान मिलना चाहिए और अधिकार, ये अधिकार, ये सारे अधिकार लोगों के पास में होने चाहिए। और इसके सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष दिखाए गए हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर के कहें तो फ्रांस की क्रांति या यूरोप में राष्ट्रवाद के समय पर कारण रहा हमारा बेसिकली कि लोग बहुत परेशान थे, कुलीन वर्ग से बहुत परेशान है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अलग अलग तरीके के जो आपके चित्रकार हुए, उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए अपने चित्रों का सहारा लिया। और उस चित्र में वो क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं कि एक भारत माता या फिर एक माता है, राष्ट्रमाता है, उनसे सब लोग आग्रह कर रहे हैं, सारी पब्लिक, सारी जनता उनसे बात कर रही है और कह रही है कि हमें इस कुलीन वर्ग से मुक्त कराइए। और ये जो भारत माता है, इनके हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और इनमें हाथ में घोषणा पत्र है अधिकारों का, और उनके नीचे सारा जो कुलीन वर्ग है, सारे जो निरंकुश संस्थान है, वो नीचे पड़े हुए हैं। नाउ इसमें जुलूस का नेतृत्व करते हुए स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी दिखाया हुआ है, क्योंकि वो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। तो क्या बन गए थे, वो फ्री हो चुके थे, उनके यहाँ पर राजतंत्र खत्म हो गया था, अब वो लोग फ्री हो गए हैं। कौन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो इसीलिए उन्हें नेतृत्व करते हुए दिखाएगा, जो वो काम कर चुका है, जो अपने देश को फ्री करा चुका है, अब वो नेतृत्व कर रहा है। जैसे भारत में जब गांधी जी ने नेतृत्व किया इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो भारतीय राज आपका आंदोलन था, भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन, उसके बाद उन्होंने नेतृत्व और दूसरे राष्ट्रों का भी किया। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा का इस्तेमाल करके और देशों ने भी क्या किया, अपना राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा ना। फ्रांस के लोग अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे, जैसे हमारा झंडा है वैसे उनका भी था। जर्मनी के लोग काला, लाल, सुनहरा तिरंगा लिए हैं, तो जैसे हम अपना तिरंगा लेकर के चलते थे अपनी आजादी की लड़ाई में, ऐसे ये लोग भी लिए हुए हैं। यह चित्र है, उस समय तक जर्मनी के राज्य बिखरे हुए थे और इस समय जर्मनी क्या था, एक नहीं था। कैसा था, अलग अलग था। वे एक संयुक्त राष्ट्र नहीं बन सके थे। इस चित्र में संसार के राष्ट्रों के बीच भाईचारे को दर्शाने के लिए ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्तों को दिखाया गया है। यदि हम देखें यहाँ पर, अगर आप डायग्राम ज्यादा अच्छे से चित्र देखें तो ये है आपके ईसा मसीह। इन्हें दिखाया गया है कि भाई एक देश के अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बहुत ज्यादा सारे रिसोर्सेस का, सारे स्रोतों का इस्तेमाल कर रहा है, उसी का ही शासन चल रहा है, बाकी उसके साथ का जो उसका भाई है या फिर उसके साथ के जो लोग हैं वो सिर्फ उसे ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, इंसान इंसान का दुश्मन नहीं होना चाहिए। ठीक इस प्रकार यह सारियों का कल्पना दृश्य स्वप्न है कि वो चाहता था कि ऐसा देश हमारा होना चाहिए, ऐसा राष्ट्र हमारा होना चाहिए। और जब ऐसा राष्ट्र बनाने की बात करी जाएगी तो विद्रोह करना पड़ेगा, तो क्रांति करनी पड़ेगी, और इस क्रांति के लिए ही सबको एकजुट करना पड़ेगा। और इसमें साथ दिया बुद्धिजीवियों ने, जिन्हें नॉलेज था, जिन्हें ज्ञान था। कल्पना दृश्य का शाब्दिक अर्थ है ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका साकार होना लगभग असंभव है। ऐसा समाज बनाना मुश्किल तो है, लेकिन अगर जब तक हम इस समाज की, ऐसे समाज की हम कल्पना नहीं करेंगे तो फिर हम बनाएंगे कैसे। तो जो सारियू थे, फेडरिक सारियू, जो ये एक चित्रकार थे, इन्होंने अपनी कल्पना में एक ऐसे राष्ट्र की बात कही, या एक ऐसा राष्ट्र बनाने का सोचा जहां पर सबको अधिकार हो, जहां पर सब समान हो, जहां पर भाईचारे की भावना हो, जहां पर किसी एक वर्ग का किसी दूसरे वर्ग पर आधिपत्य ना हो, सब समान रूप से हो। ठीक है, तो यही हमें इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक, अब बस आप एकदम आराम से बता सकते हैं कि जो फेडरिक सारियू की चित्र की कल्पना है उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है। तो उन्होंने कई चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में भरने की कोशिश की कि ऐसा स्वप्न देखो, ऐसा राष्ट्र बनाना है हमें, और कैसा राष्ट्र बनाना है जिसमें सभी समान हो, जिसमें किसी एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन ना हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये इसी बारे में बात करता है कि भाई यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो कैसे आया। तो यूरोप के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और ये इस सारी स्थिति से क्या चाहते थे, मुक्ति चाहते थे और आजाद होना चाहते थे। और यही बात राष्ट्रवाद के उदय में हमें देखने को मिलती है कि यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद आया। अब कहाँ से शुरू हुआ ये राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले
जो राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ, बहुत सारे राष्ट्रों ने इसके लिए काम किया, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख काम फ्रांस का रहा। फ्रांस में 1789, 1789 और 1830 ईस्वी में क्रांतियों की ही ये प्रेरणा थी। सबसे पहले फ्रांस ने ये स्वप्न देखा कि हम अपने राष्ट्र को फ्री कराएंगे, हम अपने राष्ट्र से राजतंत्र को खत्म करेंगे, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के बाकी के देशों ने आगे काम किया और अपने यहाँ पर राजतंत्र को खत्म कराया। इसी के परिणाम स्वरूप उसके बाद कौन आया? इटली। तो सबसे पहले फ्रांस ने कहा कि हमें ऐसा राष्ट्र चाहिए, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र चाहिए जहाँ पे सब समान हो, जो फेडरिक सारियो के जो कल्पना है उसके जैसा राष्ट्र चाहिए हमें। उसके बाद इटली ने कहा हमें भी ऐसा ही चाहिए, और उसके बाद जर्मनी ने कहा हमें भी ऐसा ही चाहिए। हम जो ये बिखरे हुए हैं अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में, उनके शासन में जो हम रह रहे हैं, हमें पूरा एक कर दीजिए और हम एक ही राष्ट्र में रहें जहां पर सबको समान अधिकार हो। यूरोप के कितने ही देश के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन यहाँ पर हम जो मेनली डिस्कस करेंगे वो करेंगे जर्मनी, इटली और मुख्य रूप से फ्रांस। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके बाद कि राष्ट्र राज्यों के शासकों और नागरिकों में साझेपन की भावना। राष्ट्र और राज्य के जो शासक होते हैं, राष्ट्र और राज्य से मतलब है जहां पर ऐसा राष्ट्र है जहां पर सबको समान अधिकार है। ठीक है, वहां के शासकों और नागरिकों में कैसी भावना हो? साझेपन की। किसी एक के पास सारी चीजें नहीं है, सब अपनी चीजों को मिल बांट कर इस्तेमाल करें, ऐसी भावना हम बोलते हैं साझेपन की भावना। तो ऐसे शासकों में क्या हुआ, नागरिकों में क्या हुआ? ऐसी भावना का विकास हुआ, साझेपन की भावना का विकास हुआ, और जनता और शासकों ने अपने अपने अधिकारों और सीमाओं को समझा और एक राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है उसे ही स्वीकारना शुरू किया। साथ ही ये राष्ट्र राज्य आधुनिक राज्यों की उस विचारधारा से भिन्न थे जो यूरोप में काफी समय से चली आ रही थी। तो यूरोप में विचारधारा चल रही थी कि एक ही वर्ग होगा जिसका सारी सुविधाओं पर कंट्रोल होगा, सारी सुविधाओं पर नियंत्रण होगा। राष्ट्र राज्य ने इस विचारधारा को बदला और कहा कि नहीं, सबका समान अधिकार होगा, सबको इक्वल बराबर का अधिकार होगा। आधुनिक राज्यों की विचारधारा में केवल एक केंद्रीय शक्ति का ही अधिकार था। इसके विपरीत राष्ट्र राज्य कहता है जनता और शासकों के अपने अपने अधिकार शक्तियां थी, जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार था। जैसे आज हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वोट डालते हैं, ऐसे ही राष्ट्र राज्य कहता है कि हमें अधिकार है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, एक ही वर्ग हमेशा हम पर शासन नहीं करता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये अंडरलाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई आखिर राष्ट्र है क्या? क्या होगा एक राष्ट्र? किसे कहेंगे एक राष्ट्र? तो अर्नस्ट रेनन कहते हैं कि जो राष्ट्र है, एक राष्ट्र क्या है आपका? 1882 में इन्होंने कहा कि जो राष्ट्र है वह ऐसा होना चाहिए जहां पर, कैसा होना चाहिए? जहां पर प्रयास, त्याग, निष्ठा का सर्वोपरि परिणाम हमें मिला हो। यानी राष्ट्र तब बनता है जब बहुत सारे लोग त्याग करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीजों को त्याग देते हैं, तब जाकर के एक राष्ट्र बनता है दूसरे की भलाई के लिए। शौर्य, वीरता, महान पुरुषों के योगदान और गौरव पर आधारित सामाजिक पूंजी है। तो राष्ट्र क्या है? एक ऐसा, आप कह सकते हैं ऐसी चीज है जिसका निर्माण बहुत सारे लोगों के त्याग से हुआ है, बहुत सारे लोगों की निष्ठा से हुआ है, बहुत सारे लोगों के प्रयासों से हुआ है। जब सब मिलकर के राजतंत्र से भिड़े, सबने राजतंत्र के अगेंस्ट बात की, उनके अगेंस्ट जाकर के बात की, तब जाकर के किसी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये हमारे लिए एक पूंजी है, पूंजी है, यानी जब तक ये हमारे पास में है तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और राजतंत्र हम पर हावी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं कह सकते। रेनन क्या कहते हैं कि यह कहना बहुत मुश्किल है कि राष्ट्र एक समान भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र में एक ही तरीके के बोलने वाले लोग होंगे? नहीं, एक राष्ट्र में बहुत तरीके की बोली बोलने वाले लोग होंगे। भारत एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। नस्ल भी सबकी अलग हो सकती है, धर्म भी अलग हो सकता है। हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो हम क्या है? राष्ट्र। तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्र किस एक ही नस्ल का हो, एक ही धर्म का हो। इनके हिसाब से लोगों के लंबे प्रयासों,
निष्ठा से ही राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो राष्ट्र एक बड़ी एंटिटी है, बहुत बड़ी एंटिटी है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? लगातार प्रयासों, लगातार त्याग से हुआ है, और जो समान अधिकारों की बात करता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व प्रतिदिन होने वाले जनमत संग्रह में सबसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, तब जाकर के वो काम किया जाए, ये राष्ट्र है। प्रांत राष्ट्र के निवासी हैं और राष्ट्र के संबंध में उनसे ही सलाह ली जानी चाहिए। तो राष्ट्र, जैसे इंडिया एक राष्ट्र है, और राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, ये उसके राज्य हैं, तो राज्य के लोगों से पूछा जाए आप क्या चाहते हैं, उसके बाद राष्ट्र कोई निर्णय ले ना। किसी राष्ट्र की दूसरे देश का अपने देश में विलय करने या उस पर अपना कब्जा करने की कोई रुचि नहीं होती। तो राष्ट्र क्या है? बहुत बड़ी एंटिटी है, जो त्याग से मिला है, जो लगातार प्रयास करने से मिला है, एक सामाजिक पूंजी है। एक नस्ल होगी नहीं, अलग अलग नस्ल के लोग हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं। राष्ट्र का कभी भी ये औचित्य नहीं होता है, ये भावना नहीं होती है कि हम किसी दूसरे देश को अपने कब्जे में कर लें, उसको अपने में मिला लें। नहीं, राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की बात करता है, अपने में स्वतंत्र रहता है, उसका होना स्वतंत्रता की गारंटी। अगर हमारे पास में राष्ट्र है तो है कि हम स्वतंत्र हैं। संसार में केवल एक कानून और उसका एक ही मालिक होता है, स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। अगर राजतंत्र है, यानी एक ही व्यक्ति सबके लिए रूल्स बना रहा है, सबके लिए नियम बना रहा है, तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। राष्ट्र उस स्वतंत्रता को बनाए रखता है। तो राष्ट्र एक ऐसी विचारधारा है, या आप कह सकते हैं ऐसी एंटिटी है, जो बहुत व्यापक है, जो सबके समान अधिकारों की बात करती है। ठीक, अब अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखें कि रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की क्या विशेषता है, तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र में धर्म, जाति, नस्ल के अलग अलग तरीके के लोग रह सकते हैं। राष्ट्र त्याग से मिला है, राष्ट्र निष्ठा से मिला है, राष्ट्र एक सामाजिक पूंजी है। राष्ट्र के अंदर किसी दूसरे देश को अपने में विलय करने की नीति नहीं होती है, ऐसी भावना नहीं होती है। राष्ट्र जब तक रहता है तब तक हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है, अगर राष्ट्र गया तो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो ये कुछ आपकी राष्ट्र की विशेषताएं हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही जो राष्ट्र का भाव था, राष्ट्र का जो विचार था, ये फ्रांस में कैसे पनपा और वहां पे फ्रांसीसी क्रांति हुई, और इस फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस जो था वो स्वतंत्र हुआ, वहां पे राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। कैसे हुआ वो सारी चीजें आप देखिए। सबसे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई? फ्रांस की क्रांति में हुई। तो फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे वहां के राजा से, और राजा का नाम है वहां पर लुई 16। वहां के राजा का नाम है लुई 16 का शासन था। राजा बहुत आतताई था, बहुत परेशान करता था लोगों को, उसकी कोई भी नीति जनता के हित में नहीं थी। जनता बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे। सारी की सारी जो समाज की संपत्ति होती है, पैसा होता है, सब पर राजा ने ही अधिकार कर रखा था, और उसके जो रिश्तेदार थे उसने अधिकार कर रखा था। तो जनता परेशान थी। जनता ने कहा हम इस राजा को हटाएंगे और अपना राष्ट्र राज्य बनाएंगे। तो फिर होती है फ्रांस की क्रांति। तो राजा कैसा था? निरंकुश था। राजतंत्र का वहां पर विरोध हुआ, और उस विरोध के परिणाम स्वरूप वहां पर क्रांति हुई, और क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई 16 को हटा दिया गया, और हटाने के बाद में वहां पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ये सारी बात यहाँ पर यही कही गई है। 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई, और इसी क्रांति को हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं। और इसने क्या किया? फ्रांस के बल्कि यूरोप के सभी लोगों को प्रभावित किया कि भाई अब राष्ट्र बनाना है, राष्ट्र राज्य बनाना है, इस राजतंत्र को हटाना है। ओके, तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण में सबसे पहले भाई अयोग्य शासक था। तो अयोग्य शासक में अगर हम देखें तो कौन था? आपका लुई 16 था। नेक्स्ट उसके बाद आपका होता है इसमें कि मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग था, उन्होंने क्रांति की। फिर आम जनता की स्थिति कैसी थी? बहुत दयनीय थी। तो एक कारण आपका ये बनता है कि आम जनता की स्थिति बहुत दयनीय थी। मजदूर वर्गों की स्थिति भी बहुत खराब थी। तो एक कारण ये भी हुआ जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। देन दार्शनिकों का प्रभाव था। तो बहुत सारे दार्शनिक बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने कहा राष्ट्रवाद लाओ,
देन उसके बाद स्वतंत्रता नहीं थी, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति के कुछ ये प्रमुख कारण हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो अभी भी सामूहिक पहचान की भावना का विकास हुआ, सामूहिक पहचान की एक भावना हमारे सामने आई कि भाई सारे लोग कैसे हैं, एक ही हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। कैसे हो सकती थी? तो कैसे हो सकती थी कि भाई राष्ट्रध्वज लेकर के आए, तो ये लोग राष्ट्रध्वज लेकर के आए अपना। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाई कि वहीं पर जाकर के सारे लोग बातचीत करेंगे, जो भी करना होगा सब मिलके करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद कई सारी नई स्तुतियां रची गई, जिनमें कहा गया कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमें इस राजतंत्र को खत्म करना चाहिए। फिर एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें राजा नहीं था, सब लोग मिलके प्रशासन चलाते थे। देन उसके बाद आयात निर्यात जो शुल्क था वो खत्म कर दिया गया कि भाई कोई भी करे व्यापार, सबको फ्री है, किसी पर भी कोई भी किसी तरीके का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। फिर क्षेत्रीय जो बोलियां थी उन्हें खत्म किया गया कि कोई सब अपनी अलग अलग भाषा नहीं, सब एक ही भाषा बोलेंगे। जब एक भाषा बोलेंगे सब में यूनिटी आएगी, यूनिटी आएगी, एकता आएगी, तो फिर फ्रांसीसी क्रांति हो पाएगी। ठीक है नाउ, अब उसके बाद देखें कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसका यूरोप पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो बाकी के जो यूरोप के इलाके थे वहां पर भी फ्रांस की क्रांति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और उन लोगों ने कहा कि जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुई है वैसे ही यूरोप में पूरे और जो इलाके हैं, स्विट्जरलैंड तो पहले ही हो चुका था, लेकिन आयरलैंड का इलाका है उसे भी हमें फ्री करना चाहिए। अब फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर ही क्या प्रभाव पड़ा, जो 1789 में हुई थी उसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप पर तो क्या प्रभाव पड़ा कि भाई 1790 के दशक में और भी जो देश थे वो आने लगे, शामिल होने लगे। हॉलैंड भी कहने लगा हमें फ्री करो, बेल्जियम, ये सब भी कहने लगे कि हमें राष्ट्रवाद लाना है और अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है। नाउ अब अगर हम फ्रांस पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव देखें तो क्या रहा। एक तो लुई 16वां हट गया, शासन समाप्त हुआ, लोकतंत्र की व्यवस्था आई। उसके बाद लोक कल्याणकारी कार्य हुए, यहाँ पर सरकार बनी, सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों की अच्छे के लिए, लोगों के भले के काम किए। देन यहाँ पर स्वतंत्रता आई, समानता आई, बंधुत्व की भावना आई, न्याय आया। उसके बाद ये यहाँ पर प्रभु सत्ता, राजतंत्र क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नागरिक अपने अधिकारों में शासन आ गया, नागरिकों के हाथों में शासन आ गया। वोट करते थे, वोट करने के बाद जो प्रतिनिधि चुना जाता था वो सरकार चला रहा था। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा, सबकी एक ही भाषा हो गई फ्रेंच भाषा। तिरंगा हो गया, तिरंगे का सब सम्मान करने लगे। आयात निर्यात शुल्क जो था वो हटा दिया गया। अब कोई भी कुलीन वर्ग में नहीं था, सब बराबर थे, सारे के लोग समान थे। फिर उसके बाद एक सभा बनाई गई एस्टेस जनरल के नाम से, जहां पर नेशनल असेंबली बनाई गई, उसका गठन किया गया। ये सब लोग ही मिलकर के तय करते थे कि कैसा शासन होना चाहिए। तो फ्रांस पर फ्रांसीसी क्रांति का ये प्रभाव पड़ा। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर भी एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, और वो क्या प्रभाव था कि यूरोप के जो और देश थे वहां पे भी राष्ट्रवाद पनपने लगा कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हम भी राजतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र का विचार बहुत तेजी से फैलने लगा, उसको बल मिला, उसको प्रोत्साहन मिला। दूसरा यहाँ पर कि जो यूरोप के लोग थे उनमें नव चेतना आई कि भाई इस राजतंत्र को खत्म करना है, नई उनके अंदर क्रांति आई, नई ऊर्जा आई, और निरंकुश शासकों का अंत होने लगा और दमनकारी शासन वहां पर खत्म होने लगा। अब अगर हम बात करते हैं फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा अन्य देशों को मुक्त कराने का भी बहुत प्रयास किया गया कि और जो बाकी के देश हैं, हमने अपना देश तो फ्री करा लिया और जो बाकी के देश हैं उनको फ्री कराने का प्रयास करते हैं। तो उसमें पहला नाम आता है नेपोलियन का। नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने बहुत सारे सुधारों का आरंभ किया। हालांकि इनके द्वारा फ्रांस में राजतंत्र को पुनः वापस लाया गया। ये खत्म हुआ था फ्रांसीसी क्रांति से, लेकिन नेपोलियन इसे दोबारा लेकर आए। बट नेपोलियन ने फ्रांस के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसने यहाँ प्रजातंत्र को समाप्त करा, और परंतु प्रशासनिक दृष्टि से उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसने 1804 में नागरिक संहिता बनाई। किसने? नेपोलियन ने। नागरिक संहिता क्या होती है? जिसमें नागरिकों को क्या मिलना है वो सारी चीजें लिखी जाती हैं नागरिक संहिता में, सिटीजन चार्टर जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो क्या क्या काम किए प्रशासनिक दृष्टि से? उसने बहुत उल्लेखनीय काम किए। किसने? नेपोलियन ने। एक उसने क्या किया, समानता लेकर के आया। किसके आधार पर? कानून के आधार पर। सबको संपत्ति का अधिकार दिया कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ अमीर वर्ग को ही हो, जो निचला वर्ग है उसको संपत्ति रखने का अधिकार ना हो, नहीं, सबको होगा। सामंती व्यवस्था जो फैली थी उसको खत्म किया। देन साथ ही साथ उसने जो किसान बहुत परेशान थे
वो दास बन के रह गए थे, सर्वेंट्स बन के रह गए थे, नौकर बन के रह गए थे, उसे खत्म किया। यातायात और संचार व्यवस्था बहुत सही की, जिससे कि लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें, आराम से अपना व्यापार कर सकें, ऐसे बहुत अच्छे काम किए नेपोलियन ने। नेपोलियन के अधीन क्षेत्रों में फ्रांसीसी सेना और शासन के प्रति असंतोष, विद्रोह की भावना का विकास हुआ। बहुत अच्छे काम करने के बाद भी नेपोलियन का विद्रोह होना शुरू हो गया। क्यों होना शुरू हो गया, इसके कारण देखेंगे। लेकिन जैसे फ्रांसीसी सेना का इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता की रक्षक के रूप में स्वागत किया गया, लेकिन लोगों के मन में ये उम्मीद जगी कि फ्रांसीसी सेना कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करेगी। पर धीरे धीरे वहां असंतोष, विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी, और इसका कारण था नेपोलियन ने अपने अधीन क्षेत्रों में प्रशासनिक परिवर्तन किए, वे राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थे। यानी नेपोलियन ने एरिया को कब्जाना शुरू कर दिया और लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करने लगा। इसी बात का विद्रोह हुआ वहां पर, और फ्रेंच सेना को लोगों ने पसंद नहीं किया। अब फिर से आते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण पर या राष्ट्रवाद के उदय पर। फ्रांसीसी क्रांति हो गई वहां पर 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में अच्छा खासा राष्ट्रवाद आ गया। फिर नेपोलियन आया, बहुत अच्छे काम किए, पर धीरे धीरे करके उसने भी प्रजातंत्र को खत्म करके फिर से राजतंत्र लाना शुरू किया। तो फिर सेना का विद्रोह होने लगा, लोगों ने उसका विद्रोह किया, और फिर आगे हम चल के देखेंगे कि फ्रांस में दोबारा से क्रांति होगी। इसके बीच में ही यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होने लगा था, और राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रवाद और राजनीतिक एकता की भावना का अभाव यहाँ पर था। जैसा हमने पहले भी देखा कि 18वीं शताब्दी के आसपास जो यूरोप था कैसा था, वहां पे राष्ट्र राज्य की कोई भावना नहीं थी। बुद्धिजीवी वर्ग आया, उन्होंने क्या करा कि भाई हमें राष्ट्र लेकर के आना है, राष्ट्रवाद को बनाना है और अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है। यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपकी लिखी गई हैं। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद कुलीन वर्ग या नया मध्य वर्ग। अब जो ये क्रांति हुई, जो फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ या यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसने क्या किया, एक कुलीन वर्ग बनाया और एक नया मध्य वर्ग बनाया। और यही क्रांति करता है, क्योंकि ये अमीर वर्ग से बहुत परेशान है और ये अपने अधिकारों की बात करता है, अपनी स्वतंत्रता की बात करता है। देन औद्योगिकरण के फलस्वरूप नई सामाजिक संरचना और नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। तो औद्योगिकरण बहुत तेजी से चल रहा है यूरोप में इस समय, और इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा है। क्योंकि जो औद्योगिक काम हो रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, जब उद्योग चलते हैं तो व्यापार बढ़ता है। व्यापार के लिए हमें क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि हम अपना व्यापार आसानी से कर सकें। इसकी वजह से भी यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और वाणिज्यिक वर्ग जो था उसका उदय हुआ ना। मध्यम वर्ग का उदय, राष्ट्रवाद के विकास में इस वर्ग ने बहुत योगदान दिया। मध्यम वर्ग ने, मध्यम वर्ग बीच का वर्ग, ना तो बहुत अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है, बीच वाला है, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है, और यही ऐसी क्रांति करता है। शिक्षित वर्ग होता है, पढ़ा लिखा वर्ग होता है, लेकिन जितना चाहता है उतना उसको मिल नहीं पाता है ना। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अब एक नई विचारधारा हमारे सामने निकल के आती है, उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या होता है उदारवादी राष्ट्रवाद, तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहता है कि उदार बनिए, सबको अपने में शामिल करने की कोशिश करिए। तो ऐसा राष्ट्र जो उदार है, जो उदारवाद की विचारधारा पर काम करता है, उसे हम बोलते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा भी धीरे धीरे यहाँ पर पनपने लगी कि सारे देशों के साथ में उदार रहिए, किसी भी देश के साथ में बुरा व्यवहार मत करिए, किसी भी व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करिए। यही कहती है आपकी उदारवाद। उदारवाद कहता है विचार स्वतंत्र और समाज न्याय पर बल देती है, सबको समान अधिकार है, ऐसा कहता है उदारवाद। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सबकी सहमति होनी चाहिए, सबको बराबर है, सबकी सहमति हो, निरंकुश शासक नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति की अनिवार्यता पर भी बल देता है कि भाई निजी संपत्ति रख सकते हैं, ऐसा नहीं सब कुछ सरकारी होगा। तो ये हुआ आपका उदारवाद। अब अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टि से मध्यम वर्ग के उदारवादियों की विचारधारा, तो जो मध्यम वर्ग के उदारवादी थे वो कहते थे कि भाई ये जो उदारवाद है, उदारवादी विचारधारा बाजारों की मुक्ति की बात करती है, वस्तुओं के आवागमन को रोकती है, इन सब पर बात करती है आपकी उदारवादी विचारधारा। अगर हम कहें कि फ्रांस में उदारवादियों के आर्थिक राष्ट्रवाद पर आधारित इन विचारों और परिवर्तनों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत मजबूत बनाया। तो जो आर्थिक राष्ट्रवाद आ रहा था, सब लोग क्या चाह रहे थे, अपना अपना आर्थिक विस्तार करना चाह रहे थे।
फ्रांस में राजनीतिक दृष्टि से उदारवादी प्रजातंत्र लाने हेतु सर्वोत्तम प्रयास, और महिलाओं ने भी बहुत अधिक योगदान यहाँ पर दिया। महिलाओं का भी योगदान फ्रांसीसी क्रांति में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो महिलाएं थी वो भी आगे आई और उन्होंने भी कहा इस क्रांति का हिस्सा बनी। ठीक है, समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की इन्होंने सबने। अब अगर हम देखें तो कुछ चिंतक हुए हैं जैसे जिन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अर्थशास्त्रियों का चिंतन किया और कहा कि भाई जब तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक आप राष्ट्रवाद नहीं लेकर के आ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रयासों के द्वारा ही राजनीतिक उद्देश्य मिल सकते हैं, यानी आप राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जब तक आर्थिक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कैसे राष्ट्र बना लोगे। तो इन्होंने कहा जॉल्वेराइन, इनका लक्ष्य था कि आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना सबकी। जब इकोनॉमी एक साथ आ जाएगी, आर्थिकी एक साथ आ जाएगी, तो फिर डेफिनेटली सब राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र की दशा को उसके हितों की रक्षा करते हुए मजबूत करना होगा। देन उसके साथ ये भी स्पष्ट किया गया कि जर्मन लोग ये समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के विकास पर, जब तक मुक्त आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक राष्ट्रवाद नहीं पनपा जा सकता, जब तक राष्ट्र नहीं बन सकता, इस पर बात करी गई। तो यही होता है आपका राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। रूढ़िवाद क्या होता है? तो पुरानी सोच में यकीन रखना, वो कहता है रूढ़िवाद की जो ट्रेडिशनल पारंपरिक हमारी चीजें हैं उन पर यकीन रखा जाए, वो कहलाता है आपका रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद विचारधारा, यूरोपीय सरकारों की रूढ़िवाद विचारधारा और इसकी कुछ विशेषताएं थी यूरोपीय रूढ़िवाद की। और 1815 में नेपोलियन जो पराजित हुआ वो इसी रूढ़िवादी विचारधारा की वजह से ही पराजित हुआ कि भाई अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, भूदासत्व की समाप्ति हुई है, देन उसके बाद सामंतवाद हुआ है, राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे पर उतना इन्होंने नहीं किया। अब फिर क्या होती है, दोबारा से फ्रांस के अंदर क्रांति की भावना बन रही है और वियना कांग्रेस और वियना संधि में फ्रांस को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। एक वियना कांग्रेस होती है, वियना संधि होती है, कब? 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, प्रशा, ये जो शक्तियां हैं इन्होंने नेपोलियन को हराया था और अब ये उनके साथ में संधि करते हैं। और इस संधि ने, वियना कांग्रेस ने, इस संधि ने बहुत सारे परिवर्तन यूरोप में लेकर के आए जिसने राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। कैसे? फ्रांस ने अपने बहुत सारे इलाकों को खो दिया तो इससे जनता फिर क्या हुई? रुष्ट हुई, नेपोलियन से रुष्ट होगी और नेपोलियन के अगेंस्ट क्या करेगी? फिर से क्रांति करेगी। देन पूर्व में रूस को जो पोलैंड का हिस्सा मिला था वो भी प्रशा को देना पड़ गया, उसको वापस करना पड़ गया। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो फ्रांस के पास में थे, वो उन्हें वापस करने पड़े, जिसकी वजह से नेपोलियन के अगेंस्ट जनता जाने लगी। अब अगर हम देखें यूरोप के नक्शे पर हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। यहाँ पर वियना कांग्रेस के बाद बहुत सारा ऐसा शासन था जैसे ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियाई राज्य साम्राज्य, देन उसके बाद रूसी साम्राज्य इस इलाके में था, तो अलग अलग साम्राज्य में बट गया और फ्रांस के पास में कुछ अलग एरिया जो था वो आ गया। ये जो नक्शे में परिवर्तन हुआ है इसी की वजह से यहाँ पर रूढ़िवादी जो व्यवस्था है वो खत्म हुई, नेपोलियन हारेगा और उसके बाद में दोबारा से हम देखेंगे कि फ्रांस के अंदर क्रांति होगी, फ्रांस में प्रेस की मुक्ति की बात की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि क्रांतिकारी लोग बिल्कुल रहे होंगे, उन्होंने ही इस क्रांति को और बल दिया होगा। जैसे राजतंत्रीय जो व्यवस्था थी वियना कांग्रेस के बाद में, उनके उद्देश्य एवं प्रयास बहुत सारे रहे। उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्र राज्य की स्थापना की जाएगी और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। इटली में एक क्रांतिकारी हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। इन्होंने इटली के एकीकरण संबंधी विचार और प्रयास किए। उन्होंने कहा कि भाई इटली को एक करना चाहिए, यंग इटली की भावना दी इन्होंने और कहा कि नया इटली ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग उसमें एक साथ हो। यहाँ तक आज हम इतना फर्स्ट पार्ट में रखते हैं, इसमें हमने बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।